सुंदरवन नाम के एक छोटे से गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल है। गांव के सभी बच्चे उसी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। छोटा सा गांव, भोले लोग, अच्छा स्कूल और अच्छे टीचर्स है। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा गांव के बड़े लोग मानते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए जाने वाले सभी बच्चों को गांव में हर कदम में दिक्कत नजर आती है। बच्चों, कोई बता सकता है फूलों की खुशबू कैसी होती है? पता नहीं टीचर जी, हमें तो स्कूल के हर कोने से सिर्फ टॉयलेट का ही बदबू आती है। हाँ टीचर जी, क्लासरूम में बैठकर तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है। चलो बच्चों, इस बात को यहीं पर खत्म करते हैं। इंटरवल का टाइम हो गया है। 10 मिनट में जो करना है वो करके वापस आ जाओ। ऐसे कहते हुए स्कूल की टीचर्स हर वक्त बात को टाल देती। असल में स्कूल में कोई भी बाथरूम नहीं है, इसलिए बच्चे और बड़े सभी स्कूल के पीछे की दीवारों के पास जाकर शौच करते हैं। इसलिए स्कूल में वही बदबू आती है। मैं आज पिताजी से बात करके ही रहूंगा और अपनी पढ़ाई छोड़कर ही रहूंगा। अब तक तो ये बात 100 बार बता चुका है। रहने दे, तुझसे ना हो पाएगा। टीचर्स ऐसे जानबूझकर बात को टालने की कोशिश नहीं करते हैं। टीचर्स ने कई बार सरकार से बात करके स्कूल में बाथरूम बनाने की बात की थी और सरकारी ने उनकी बात सुनकर कई बार सरपंच को पैसे भी दिए थे। लेकिन उस गांव का सरपंच इतना लालची है कि वो बच्चों के स्कूल में बनाने वाले बाथरूम के पैसे भी खुद ही खा जाता है। सवाल करने पर धमकी देता है, इसलिए टीचर्स उस बात को टाल देते हैं। पिताजी, स्कूल की उस गंदी बदबू को झेलना मुझसे और नहीं होगा। मैं भी कल से आपके साथ खेत में काम करने के लिए आ जाऊंगा। ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? तू तो बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता था ना? खेत में काम करने पर मेरे जैसे अनपढ़ ही रह जाएगा। पिताजी सही कह रहे हैं बेटा, थोड़े दिन सब्र कर ले। स्कूल खत्म हो गया तो अच्छे से कॉलेज में पढ़ोगे। ऐसे कहते हुए नीरज के माँ बाप उसे समझाकर स्कूल जाने के लिए मना लेते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह उठने तक नीरज की तबीयत ही खराब हो जाता है। हॉस्पिटल लेकर जाने पर डॉक्टर ऐसे कहते हैं, लगता है आपका घर डंप यार्ड के करीब है, इसीलिए बच्चे की तबीयत ऐसे खराब हुई है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना घर बदलना होगा। ऐसे कहते हुए डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखकर देकर भेज देते हैं। लेकिन ये किसी डंप यार्ड की वजह से नहीं, नीरज के स्कूल से हर वक्त आने वाली शौच की गंध की वजह से आई थी बीमारी। ये बात नीरज और उसके माँ बाप को अच्छे से पता था, इसलिए तुम कुछ दिन घर पर ही रहो बेटा। मैं कल स्कूल जाकर तुम्हारे टीचर से बात करके आता हूँ। ऐसे कहते हुए नीरज के पिता अगले दिन जाकर नीरज के टीचर से बात करते हैं और पूछते हैं कि बच्चों की तबीयत खराब हो रही है, ये जानते हुए भी वो स्कूल में एक शौचालय क्यों नहीं बनवा रहे हैं। ये बात आप अपने सरपंच से क्यों नहीं पूछते हो? आप तो अच्छे से जानते हो ना उन्हें। सरपंच का नाम सुनते ही नीरज के पिता चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उस गांव में सरपंच के खिलाफ कोई कुछ भी बोलने से कांपता है। लेकिन नीरज के पिता ऐसे स्कूल तक आकर बच्चों के प्रति चिंता दिखाने पर टीचर को एक उपाय सूझता है और सभी माँ बाप को बुलाकर उन्हें जितने हो सके उतने पैसे
स्कूल के शौचालय बनाने में मदद करने को कहते हैं। ऐसे आखिरकार नीरज और कोयल के स्कूल में एक छोटा सा शौचालय बनता है और बच्चे क्लासरूम्स में सुकून से बैठकर पढ़ाई पर ध्यान दे पाते हैं। नाईपुर नाम के गांव में रोशन नाम का एक नाई रहता है। रोहन को बाल काटने के अलावा कोई और काम नहीं आता है। उसकी छोटी सी नाई की दुकान ही उसके जीने का सहारा है। क्या बात है रोशन भाई, इतनी सुकून से बैठे हो? काम बहुत ज्यादा है या काम नहीं है? काम कहाँ है पवन भाई, आपके जैसे 2-4 बड़े लोग ही 2-3 महीने में एक बार आते हैं। काम नहीं है, कुछ नहीं है, हालत बहुत खराब है। आजकल के बच्चे और नौजवान स्टाइल में आ गए हैं, इसलिए रोशन जैसे बड़ी उम्र के नाई के पास भटक कर भी नहीं देखते हैं। इसलिए रोशन की इतनी बुरी हालत है। बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए पैसे चाहिए जी। आपने पिछले 1 महीने से 1 पैसा भी नहीं दिया है। हाँ मीना, मैं जानता हूँ और इस नई के काम को छोड़कर मजदूरी करने के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसे कहते हुए घर आया हुआ रोशन उदास होकर वापस लौट जाता है अपने किसी पुराने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेने के लिए। गांव भर में घूमने के बाद भी रोशन को कोई 100 रुपए देने के लिए भी सामने नहीं आता है। सच कह रहे हो रोशन, आजकल के बच्चों के शौक बहुत हो गया है। वो शौक उन्हें बहुत महंगे पड़ रहे हैं, ये बात वो मानना नहीं चाह रहे हैं। ऐसे सिर्फ 100 रुपए देने के लिए धनिया रोशन को गांव भर की बातें बताकर 2 घंटे तक उसके साथ खड़ा करने के बाद पैसे देता है। शुक्रिया दानिया भाई साहब, मैं ये पैसे जल्द से जल्द लौटाने की कोशिश करूँगा। ऐसे कहते हुए रोशन पैसे लेकर सीधे घर जाता है और अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर जाकर उसका इलाज करवा कर लेकर आता है। आज एक दिन सब्र कर लो मीना, कल से मैं मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे लेकर आ जाऊंगा। ऐसे कहते हुए रोशन अगले दिन से मजदूरी करने के लिए जाता है। कैंची और कंघी पकड़ने वाला रोशन ईंट और पत्थर उठाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो देखने वाले उससे ऐसे कहते हैं, तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत पड़ रही है रोशन भाई? तुम तो आराम से फैन के नीचे कैंची पकड़कर काम करने वाले हो। सारे गांव वाले शहर में जा रहे हैं अपने बाल काटने के लिए। अब मेरे पास ये काम करने के अलावा और कोई काम नहीं बचा है चाचा जी। ऐसे कहते हुए रोशन चुपचाप अपना काम कर लेता है। रोशन तो मजदूरी की मेहनत करके अपना घर संभाल लेता है, लेकिन उस गांव से बाहर जाकर अपने बाल काटने वाले सभी नौजवान एक एक करके बीमार होने लगते हैं और वो डॉक्टर के पास जाने पर वजह ये थी कि लगता है तुम्हारी नाई सफाई से काम नहीं करता है, इसीलिए तुम सबकी ये हालत है। रोशन तो अच्छा नाई है, वो तो ऐसा नहीं करता है ना? हाँ, वो अच्छे से करते हैं, लेकिन उनके पास कौन जाते हैं? उन्हें आजकल के स्टाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हारे इस आजकल के स्टाइल ने ही तुम्हारी ये हालत की बची है। अगर ये चलता रहा तो बहुत जल्द तुम्हारे सारे के सारे बाल जड़ जाएंगे। इसीलिए किसी अच्छे नाई या फिर तुम्हारे पुराने नाई रोशन के पास लौट जाओ। डॉक्टर की बात सुनते ही एक एक करके सभी लोग रोशन के पास लौटने लगते हैं, लेकिन वो अपनी दुकान में नहीं था, गांव में कहीं मजदूरी कर रहा था।
तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे भाई? तुम्हारी दुकान के पास भीड़ लगी है और मैं तुम्हें गांव भर में ढूंढ रहा हूँ। मेरी दुकान के बाहर किस बात की भीड़ लगी है भला? पवन उससे ज्यादा सवाल जवाब किए बिना दुकान के पास लेकर जाता है। वहाँ पर भीड़ देखकर रोशन सच में बहुत खुश होता है और एक एक करके सभी के बाल काटता है।